वक्त बदला और अब वक्त भी बदल रहा है, तो फिर इस पर हो हल्ला क्यों हो रहा है? दरअसल इसके पीछे एक वजह यह है कि कोई इसको राजनीतिक चश्मे से देख रहा है, तो कोई इसको धार्मिक चश्मे से देख रहा है, तो कोई इसको रिफॉर्म के चश्मे से देख रहा है। यही वजह है कि इसके पक्ष और विपक्ष में अपने हिसाब से ठोस दलीलें दी जा रही हैं। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान, लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं कि आखिर पूरा मामला है क्या। आपको इस पूरे वीडियो वॉल के जरिए समझाना चाहूंगा कि ये पूरा मामला है क्या। तो ये जो वक्फ है ना, पूरा वक्फ शब्द से ही पूरे कह सकते हैं विवाद या फिर इस वाद की उत्पत्ति होती है। ये अरबी भाषा का शब्द है वक्फ, और इसका जब इस्लामिक कानून में इस्तेमाल होता है उसका मतलब ये समझा जाता है कि वैसी संपत्ति जिसको समर्पित कर दिया गया हो इस उद्देश्य से कि उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। धार्मिक उद्देश्यों के लिए कोई संपत्ति जब कोई समर्पित करता है तो उसको वक्फ कहते हैं। अब वो संपत्ति को रख रखाव करने के लिए एक संस्था होती है, वो कैसे काम करती है समझना जरूरी है, तभी इस पूरे विवाद को आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। दरअसल एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड होता है, या फिर कहें कि वक्फ काउंसिल होती है, जो सरकार को और अलग अलग राज्यों में जो वक्फ बोर्ड है उसको सलाह मशविरा देती है। लेकिन इस काउंसिल का वक्फ की प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होता है। हर राज्य के अपने अपने वक्फ बोर्ड होते हैं। ये बोर्ड जो होता है दरअसल असल में कार्यकारी संस्था यही होती है, वही सारी संपत्ति का रख रखाव करती है, देख रेख करती है। और कोई विवाद होता है तो वो विवाद जाता है आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में। ये भी ध्यान देने वाली बात है, ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल है ना, इसमें जो विवाद का निपटारा होता है उसे अंतिम माना जाता है। आमतौर पर इस फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये भी विवाद का एक बहुत बड़ा विषय है। दूसरा बता दूं, ये जो वक्फ की संपत्ति जो वक्फ बोर्ड रखता है ना, उसके तरीके को समझना होगा आपको। वक्फ बोर्ड के लिए संपत्ति दान करने वाला जो है वो वाकिफ कहलाता है, और फिर वो जो वाकिफ होता है तय कर सकता है कि संपत्ति का इस्तेमाल कैसे करना, धार्मिक उद्देश्यों के लिए करना, लेकिन कैसे करना, वहाँ पे मस्जिद बनना है कि वहाँ पे क्या बनना, ये तय कर सकता है। और रख रखाव के लिए ऐसी संपत्ति के लिए एक मुतवल्ली की नियुक्ति यहाँ पे की जाती है। ये पूरे वक्फ का कामकाज का हिसाब किताब आपने देखा यहाँ पे। और ये मुतवल्ली के पास ट्रस्टी की तरह कोई कानूनी हक वैसे नहीं होता है। अब आप आइए यहाँ पे ये देखने के लिए कि आखिर ये जो पूरा वक्फ है उस वक्फ का इतिहास क्या है। कि ऐसा नहीं कि जब भारत बना तब जाके वक्फ बोर्ड बन गया, अब ये सारा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेज के आने से पहले से वक्फ की व्यवस्था यहाँ पे परंपरा चलती आ रही है। मोहम्मद साहब के ज़माने से वक्फ की परंपरा भारत में चलती आ रही है, कहीं पूरी दुनिया में चलती आ रही है। 1954 में वक्फ एक्ट बना, हालांकि उससे पहले ब्रिटिश ज़माने में भी अलग अलग तरीके के कानून थे, लेकिन 1954 में पहली बार एक्ट बना। और फिर 1995 और 2013 में वक्फ एक्ट में संशोधन किए गए। 1995 में किया गया संशोधन भी काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहा है। अब 2025 से नए बदलाव को लागू करने की तैयारी है। अब ये जो नया बदलाव है इसी पर सारा विवाद यहाँ पे खड़ा होकर के आता है। अब समस्या उठता है कि आखिर जब 2 बार बदलाव किया जा चुका तब फिर बदलाव की जरूरत क्या है। इसके पीछे जो सरकार की दलील है वो ये है कि वक्फ के दावों को लेकर बहुत सारे कानूनी विवाद हैं। उन विवाद को मौजूदा कानूनी ढांचे में नहीं सुलझाया जा सकता है। मौजूदा कई सारे प्रावधान हैं जो संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ हैं या फिर कहें गैर संवैधानिक हैं। वक्फ के प्रबंधन और जवाबदेही में पारदर्शिता की बहुत ज़्यादा कमी है, वो लाना इस बदलाव का एक मकसद है। एक और ख़ास बात यह है कि वक्फ जो है उसमें मुस्लिम महिलाओं जो होते हैं उनके प्रतिनिधित्व काफ़ी कम होता है, ये होता है लेकिन उसको ठोस तरीके से लागू नहीं किया जाता है। इसी तरह से मुस्लिम समुदाय में जो पिछड़े वर्ग हैं उनका प्रतिनिधित्व भी नहीं के बराबर यहाँ पर होता है। और सबसे बड़ा जो विवाद उठता है या फिर इस बदलाव की ज़रूरत थी उसके पीछे था वक्फ की संपत्ति। दरअसल भारत में वक्फ की जितनी भी संपत्ति है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ की संपत्ति जो है, तीसरी सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति भारत में है। 2 देश दूसरे हैं, तीसरे नंबर पे भारत आता है। और भारत में आपको जानकर हैरानी होगी कि 39 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है। जी हाँ, 39 लाख एकड़ जमीन। ये कोई और नहीं कह रहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद लोकसभा में इसका बयान दिया है। ये भारत में किसी भी संस्था के पास, किसी भी मंत्रालय के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। इतनी ज़्यादा ज़मीन किसी के पास नहीं है। ज़मीन के मामले में कहें आप तो वक्फ के बाद रक्षा मंत्रालय या फिर रेल मंत्रालय ही आता है जिसके पास उतनी ज़मीन होती है। अब आप आंकड़ों को जरिए देखिए, दरअसल आप देखेंगे तो वक्फ के बाद जैसा कि हमने कहा 39 लाख एकड़ ज़मीन है।
रक्षा मंत्रालय के पास 17.3 लाख एकड़ जमीन है, यानी वक्फ के आधे से भी कम की जमीन रक्षा मंत्रालय के पास है। और रेलवे तो 11.2 यानी 1/3 से भी कम की जमीन यहाँ पे रेलवे के पास है। अब यही एक जमीन का रख रखाव, जमीन कैसे आया, पारदर्शिता कैसे लाई जाए, यही इस पूरे बदलाव का एक बड़ा मकसद है। वक्फ इसके में बदलाव के जरिए सरकार क्या करना चाहती है कि वक्फ की सारी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया जाए। दूसरे बदलाव में एक महत्वपूर्ण बात यह किया जा रहा है कि कलेक्टर को संपत्ति को सर्वे का अधिकार दिया जाएगा। संपत्ति वक्फ की है कि नहीं है, इस पर सर्वे अगर होता है तो वो कलेक्टर इसका अंतिम अधिकार होगा। सिर्फ यूजर आधार पर वक्फ देने का प्रावधान रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया, यानी किसी धार्मिक उपयोग में किया जा रहा संपत्ति को उसको वक्फ की संपत्ति मान ली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको दान में देना होगा तभी माना जाएगा। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम और 2 महिला सदस्यों की एंट्री का प्रावधान किया गया। बता दूं, यहाँ पे साफ कर दूं कि वक्फ काउंसिल जो है उसमें गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, महिला सदस्य होंगे, वक्फ बोर्ड में होंगे, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि वक्फ जो समुदाय के धार्मिक कामकाज हैं उसमें दखल देने वाली संस्था में कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति की दखलंदाजी नहीं होगी। ट्रिब्यूनल जो होगा वक्फ ट्रिब्यूनल, उसके फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का प्रावधान है। अब तक सिर्फ रिट का प्रावधान था, अब सिविल सूट का भी प्रावधान इसमें जोड़ा गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो कि विवाद का विषय भी बना हुआ है। और इसके अलावा जो आप देखेंगे पूरे वक्फ कानून में बड़े बदलाव की बात करें तो इन सारे बदलावों के आधार पर अब ये बिल कानून का शक्ल लेने जा रहा है और इस पे काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है। लोगों से चर्चा करें, अपने मेहमानों से, उससे पहले आखिर सुन लीजिए कि आखिर कौन इसके पक्ष में, कौन इसके विपक्ष में क्या ठोस दलील दे रहा है। यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं वो? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड का कुल एकड़ में भूमि सब वक्फ का मिला 18 लाख एकड़ था। मेरी विनती है सभी सदस्य इसको ध्यान से, 1913 से 2013 18 लाख एकड़ और 13 से 25 तक एक कानून बनने का परिणाम क्या आया? और नई 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ गई। अब मान्यवर 39 लाख एकड़ जो भूमि है उसमें 21 लाख एकड़ 13 के बाद। अब ये कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है मान्यवर। और लीज पर दी गई संपत्तियां 20,000 थी और 25 में रिकॉर्ड के हिसाब से, हो सकता है गलत भी हो सकता है, रिकॉर्ड्स के हिसाब से शून्य हो गई। तो मान्यवर संपत्तियां कहां गई? मान्यवर बेच दी गई। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। न तो नीति सही है न नियत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। सारी संपत्तियों का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो संपत्ति वक्फ की नहीं बनेगी। रजिस्ट्रेशन कौन करेगा?
रजिस्ट्रेशन आपके अधिकारी करेंगे। आपने रास्ते इस तरह खोल करके ये सीधे सीधे जो संविधान के अंदर हमारी धारा 14 में अधिकार है उसके ऊपर आपने अतिक्रमण करने का काम कर दिया। The Muslim have constitutional right to manage its own affairs in the matter of religion because waqf property belongs to Allah. They have also the right to administer such property. The purpose of the bill is a clear breach of the right of the Muslims. जिस तरीके के बयान आए उसके बाद क्या यह विवाद खत्म हो रहा है या विवाद अब फिर नए रूप में जन्म ले रहा है? आज इसी पर कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान, बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसावनी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब हैं और इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी साहब कुछ देर में जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे से जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोच रहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी के पास चलूं सबसे पहले, लेकिन जिस तरीके की सफाई सरकार की तरफ से आ गई है तो मैं पहला सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब आपसे ही पूछना चाहूँगा कि सफाई आ गई कि पिछली तारीख से किसी भी वर्ग की संपत्ति को नहीं लिया जाएगा, सफाई आ गई कि गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ के मुस्लिम धर्म वाले कामकाज में दखलंदाज का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ऐसे तमाम सफाई आई जो आप लोग यहाँ पे शंका व्यक्त कर रहे थे। उसके बाद आपका विरोध तो खत्म हो जाना चाहिए कि नहीं, अभी भी संशय बरकरार है? अनुराग साहब। बिल्कुल संशय है। क्या उन्होंने अपने बिल से हटा दिया कि गैर जो मुस्लिम हैं उनके वक्फ बोर्ड में नहीं रहेंगे? क्या उन्होंने ऐसा बोला? नहीं बोला। क्या उन्होंने ये बोला कि जो प्रबंध समिति होगी वक्फ बोर्ड पे उस पे सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा? भाई कलेक्टर के माध्यम से नियंत्रण ही लाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो? बेसिकली भारतीय जनता पार्टी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है। उसको लग रहा है जैसा आपने बताया कि सबसे ज्यादा जमीन डिफेंस और रेलवे के पास है, दोनों को मिला दो तो वक्फ बोर्ड के पास उतनी जमीन है, करीब उससे ज्यादा ही है। तो भारतीय जनता पार्टी की नजर जमीन पे है। मैं पूछना चाहता हूं क्या ये आर्टिकल 300 का एक उल्लंघन नहीं है? क्या आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है? क्या आर्टिकल 26 का उल्लंघन नहीं है? आप किसी के धर्म की स्वतंत्रता पे क्यों प्रहार करना चाहते हैं? किसी की जो संपत्ति है उसकी रक्षा को क्यों आप उसका उल्लंघन करना चाहते हैं? भाई आपने किसी ने वक्फ दिया। अच्छा, दूसरा जो हमने आपको बोलता वक्फ बाय यूजर। भाई पहले क्या होता था, धर्म के, आपने कहा धर्म के नाम पे जो जमीन दान में दी जाती थी या धर्म के नाम पे जो जमीन लगातार वर्षों से इस्तेमाल होते आ रही है तो वो धीरे धीरे उसी धर्म के नाम पे लौट हो जाती थी, वक्फ हो जाती थी। आप क्या करेंगे? आप ऐसा नहीं करेंगे। अब आप उस पे कलेक्टर के माध्यम से उस पे उसकी इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद उस जमीन को आप धर्म के नाम पे करेंगे नहीं करेंगे या दूसरी जगह ले जाएंगे? ये तो चिंता का विषय है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी बेसिकली चाहती क्या है? वो चाहती है कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से वो माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूशन है, जो उनकी जमीनें हैं, उस पर कैसे सरकारी नियंत्रण लाया जाए, कैसे उनके ऊपर काबिज हुआ जाए, यह भारतीय जनता पार्टी की मंशा। इसलिए पहले ही हमने बोला था इस बात में कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे शंका हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जमीन के नाम पे कब्जे की आशंका हो? मुझे तो आशंका हो रही है कब्जे की। ऐसा तो नहीं धीरे धीरे जमीन, इतनी सारी जमीन उनको दिखाई दे रही हो तो उस पर धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश की है। दूसरा बात जो इन्होंने बार बार बोला है, इन्होंने वक्फ बोर्ड को माने जो शक्तियां थी उनकी कम करने की कोशिश क्यों की? भाई आप वक्फ बोर्ड की शक्तियों को क्यों कम करना चाहते हैं? भाई वो अपनी उनकी संपत्ति है, उन्होंने अपने आप को डोनेट की है, वो उसके डोनेट करने के बाद उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर ये उसका बहाना मारते गरीब मुसलमानों के लिए इस्तेमाल में होगी। कौन से गरीब मुसलमान की बात कर रहे हैं? किस गरीब मुसलमान की बात कर रहे हैं? मैं ये भी तो जानना चाहता हूं कौन। भाई ये हमारे लिए तो बात कर नहीं पाया आज तक, अपने हिंदुओं के लिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल 5 किलो आटा की लाइन में लगा दिया। हमारा तो सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं आप, तो फिर आप किसकी सुरक्षा करना चाहते हैं? आप क्या आपने महिलाओं की सुरक्षा की? मणिपुर में क्या हालत, उसके बारे में क्यों नहीं बात करना चाहते? किसान बिल भी इन्होंने पास किया था ना, किसान बिल बिना विपक्ष की सहमति के पास किया था। बाद में क्या हुआ? किसान बिल, किसान धरने पे बैठा, कितने किसानों की मौत हुई, आपने बिल वापस किया। तो हम जेपीसी ऐसा करते हैं, हम लोग वक्त पे ही रखते हैं हम लोग कि हमारी राय मानो। हमारी राय आपने कोई ली नहीं। आप जेपीसी बना रहे हो तो विपक्ष की राय भी तो ले लो। विपक्ष की राय लेने में क्या दिक्कत है? तो आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। भाई जेपीसी तो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार बनी थी ना, फिर आप जेपीसी में हमारी राय क्यों नहीं मानना चाहते? विपक्ष को आप विपक्ष को क्या समझते हैं? नहीं, एक सेकंड,
एक सेकंड, विपक्ष को आप क्या समझते हो? विपक्ष का जब मन आता है तब आप विपक्ष को पार्लियामेंट से बाहर कर देते हैं। संसदों को 140 संसदों को इन्होंने पिछले सेशन में जब यहां पे लोकसभा थी बाहर किए थे कि नहीं किए थे? माने आप संविधान में 140 संसदों को पार्लियामेंट से निलंबित कर देंगे, उसके बाद बिल पास करेंगे और आप कह रहे हो संविधान की रक्षा कर रहे हैं। आपका बस चलो तो आप विपक्ष खत्म कर दोगे, कहोगे विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, सबको निलंबित कर दोगे, रोहन बिल पास गुप्ता कर जी, दोगे। इस पे आपका रिएक्शन लूंगा। एक मिनट, कांग्रेस की प्रवक्ता भी कुछ जोड़ना चाहते हैं। गरिमा जी नहीं, आपसे 2 सेकंड दीजिए पहले। जेडी नहीं, मत 2 सेकंड, ठीक है, आपको 10 सेकंड देता हूं, 10 सेकंड में बात खत्म करेंगे। हाँ, 10 सेकंड। देखिए, पहले जेडीयू क्या कह रही थी? जेडीयू अभी बिल पास होने के जब चर्चा के 10 मिनट पहले तक कह रही थी कि अभी हमें देखेंगे, बताएंगे। उन्हें खुद ही नहीं पता बिल में उन्होंने क्या संशोधन करा है। उससे अच्छा तो टीडीपी थी, कम से कहते रही थी कि 3 चीज का हमने संशोधन करा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को भी दबा के, क्योंकि बीजेपी की आदत है जो बीजेपी के साथ जाता है उस पार्टी को तो या तो खत्म कर देती है या पार्टी को तो भाग में बांट देती है। तो जेडीयू को खुद ही नहीं पता मैं समर्थन क्यों कर रहा हूं, उन्हें खुद ही नहीं पता। अनुराग जी आपके पास आऊंगा दोबारा से, अनुराग जी आपके पास दोबारा से आऊंगा। रोहन गुप्ता जी का रिएक्शन लूंगा आपके बातों पर, लेकिन गरिमा दसवानी साहब को जोड़ना चाहते हैं। गरिमा जी आप बोल लीजिए, फिर अनुराग जी के रोहन जी के पास जाऊंगा मैं। गरिमा जी। लक्ष्मण जी, मेरा निवेदन रहेगा कि अनइंटरप्टेड जरा मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। बिल्कुल, हमारी बहस में कोई एक दूसरे में दखल नहीं देते हैं। जी थैंक यू। देखिए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बात आज सदन के अंदर रखी, मैं तमाम आर्ग्यूमेंट्स उनकी बात पर यहाँ पर रखूंगी। उन्होंने अभी जो आपने अपनी रिपोर्ट में सुनाया, उन्होंने कहा 1913 से 2013 तक 17-18 लाख एकड़ भूमि थी और 2013 से 2025 के बीच में कई गुना ज्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्ति बढ़ गई, यानी कि 2013 के संशोधनों के बाद। सवाल बड़ा ये उठता है, 2013 में तो हम आउटगोइंग गवर्नमेंट थे, आप इनकमिंग गवर्नमेंट थे, आपकी नाक के नीचे इतने गुना जमीन बढ़ गई, आप क्या कर रहे थे? इसके अलावा अमित शाह जी ने कहा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं था वक्फ बोर्ड में, अब हम देंगे, जो कि भ्रामक है। 2013 के बाद ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी था। पर मैं पूछना चाहती हूं कि आपके समाज में, आपके देश में आधी आबादी का कितना प्रतिनिधित्व है? इन सदनों में हमारा कितना प्रतिनिधित्व है? उसके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसने लटका के रखा हुआ है? हमको प्रतिनिधित्व देने की, मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की अगर पैरोकारी कर रहे हैं अमित शाह जी, तो हम हिंदू महिलाओं की क्यों नहीं करते? और तीसरी बात, ये पिछड़े मुस्लिम्स को उनका हक दिलाने की बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि पिछले दिनों मेरे नेता राहुल गांधी जी ने सारे ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का, सबका ब्यौरा दिया। कितनी पिछड़ी जातियों के लोग उसमें सम्मिलित हैं, कितनों को मौका दे रहे हैं? 14%। आउट ऑफ 100% 14% हमारे वहां जो अधिकारी हैं वो तमाम विभागों में 14% पिछड़ी जाती हैं। अब आते हैं जो गैप, वो कह रहे हैं एक बड़ी खाई बन गई है अमीर धन्ना सेठ मुसलमानों में और गरीब मुसलमानों में। वो आर्थिक असमानता तो सबसे ज्यादा भाजपा राज में, ये जो तीसरा टर्म शुरू हो गया मोदी जी का 2014 से 2025 के बीच में, इस देश में सबसे ज्यादा धनाढ्य व्यक्तियों को उपजाऊ भूमि है हमारी, तो सबसे ज्यादा असमानता की खाई जो पैदा की है, आर्थिक असमानता की, वो भाजपा राज में हुई है। इसके अलावा अमित शाह जी ने कहा कि ऑडिट होगा इन वक्फ बोर्डों का, और ऑडिट करवाने में क्या आपको डर लग रहा है? अगर आप साफ हैं, पाक साफ हैं, पारदर्शी हैं, तो ऑडिट करवाने में आपको क्या दिक्कत है? मैं पूछना चाहती हूँ अमित शाह जी, पीएम केयर फंड का ऑडिट करवाने में आप लोगों को क्या आपत्ति है? क्यों पीएम केयर फंड का अभी तक ऑडिट नहीं होता और देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी नहीं? इतने सारे सवाल का जवाब ले लेता हूं भाजपा से, फिर बाकी सवाल उठाइएगा। अपनी बात समाप्त कर रही हूँ भाई, अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। 2013 के जो संशोधन थे, जो 56 संशोधन यूपीए गवर्नमेंट में आए, उस जेपीसी में 3 भाजपाई सांसद भी थे, सुषमा स्वराज भी थी, तो मुख्तार अब्बास नकवी भी थे और तीसरे एक और थे। इनकी तीनों की बात भी सुनी गई। तो उन संशोधनों में अगर तीनों की रजामंदी थी तो आज हम पर तोहमत कैसे लगा सकते हैं आप? जेपीसी में तो आपके भी 3 सांसद थे। तो कुल मिलाकर इन्होंने कहा कि बेतहाशा वक्फ बोर्ड की। ठीक है गरिमा जी, 1 मिनट, अब आपके सवालों का ले तो लूं, तभी तो आपकी बात का रखने कोई मतलब बनता है। रोहन गुप्ता जी, 2 प्रमुख आरोप लग रहे हैं। पहली बात कि जो आपने सफाई दी कि गैर मुस्लिम व्यक्ति नहीं होंगे, उस सफाई को बिल में शामिल नहीं किया जा रहा है, ये लेकर के विपक्ष आपत्ति कर रहा है, जैसा कि अनुराग भदौरिया साहब ने कहा। दूसरा कि संपत्ति हड़पने का आरोप लग रहा है, क्योंकि बार बार संपत्ति, वक्फ की संपत्ति की बात आ रही है, तो ये एक बड़ा ही गंभीर आरोप है। इस दोनों आरोपों का खंडन कैसे करेंगे आप? लक्ष्मण जी, ये जो प्रोपेगेंडा पूरा हो रहा है, उसका खंडन तो आज देश की जनता के सामने हो गया।
मैं सुबह से कई डिबेट 2-3 दिन से मैं डिबेट कर रहा हूं, मैं 50 बार चैलेंज से पूछता हूं कि एक प्रावधान बताइए एंटी मुस्लिम कैसे है। ये तो जो धन्ना सेठ है, जो मुस्लिम वक्त की जमीन पर अपना कब्जा बैठा के अपना फायदा करके बैठे, ये तो उसके सामने जो आम मुस्लिम है उसकी लड़ाई है। आप मुझे बताइए लक्ष्मण जी, आपने कहा स्टार्टिंग में कि हाईएस्ट जमीन जिस संस्था के पास हो, दूसरी 2 संस्था है अपनी डिफेंस है और रेलवेज है। आज रेलवे देश की धरी है, डिफेंस है देश की रक्षा कर। आज जो वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है और 95% अगर मुस्लिम गरीब है, ये तो दिख रही है ना, खाई है। ऐसे जो वक्फ बोर्ड जिसके पास इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद भी सचर कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 163 करोड़ की इनकम है, तो पैसा खा कौन रहा है? ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई है, ये तो अमीर वर्सेस गरीब की लड़ाई है। और भाजपा की हमेशा से नीति रही है, जो गरीब आखिरी तबके का मुसलमान हो, हिंदू हो, जो भी हो, उसके अधिकार की हमको रक्षा करना है। वापस चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, ऐसा कौन सा प्रावधान है जो एंटी मुस्लिम है? इसमें क्या कहा गया? ट्रांसपेरेंसी की बात की गई। हमने देखा, अभी कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे इंक्रीज हुआ है, क्योंकि वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि वक्फ को कोई लॉजिक नहीं देना है। जो भी जमीन पे वक्फ हाथ रखेंगे वो वक्फ भी हो जाएगी। वक्फ ट्रिब्यूनल ने अगर ऑर्डर पास कर दिया तो आप उसको हाईकोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। मुझे बताइए, ये लोग संविधान की बात करते हैं लक्ष्मण जी, संविधान के ऊपर किसको ये अधिकार दे दिया कि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर चैलेंज नहीं होगा? क्या इसको नॉर्मलाइज करना गलत हो गया? और एक चीज 4 बार संशोधन हुए, 95 में संशोधन हुए, 2013 में संशोधन हुए। आप बीच में मत बोलिए प्लीज। जो संशोधन इतनी बार हुए, आपने जब 2013 में चर्चा के बिना आपने ऑर्डर पास कर दिए, तब आपको शर्म नहीं हुई? आज व्यापक चर्चा हुई, उसके बाद में जिस प्रकार से वक्फ बाय यूजर के अगेंस्ट में बात हुई, पसमंदा मुसलमान हो, आगा खानी मुसलमान हो, जो लोग बोहरा मुसलमान हो, जो अलग अलग संस्थाएं, जो अलग सेक्ट है, आज जाति की आप गणना की बात कर रहे हैं, आप इन मुसलमानों को उनका अधिकार रख रहा है, आपके पेट में क्यों उसका दर्द हो रहा है? मेरा कहने का ये सिर्फ मतलब, ये सारी चीजें हैं जो भी आज जो भूतकाल में, जो इतिहास में जो चीजें रेगुलराइज नहीं थी, जिसका दुरुपयोग हो रहा था, जिसके कारण इतनी बड़ी संपत्ति का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा था, उसको रेगुलराइज करने की प्रक्रिया है। उसको जानबूझ के मुझे बताइए कैसे मुसलमानों की मस्जिद जा रही है, दरगाह के जमीन कौन हड़प रहा है? साहब, बहुत ही स्पेसिफिक सवाल रोहन गुप्ता जी ने पूछा। मैं आपके पास, गरिमा जी आपके पास भी आऊंगा, गरिमा जी आपके पास भी आऊंगा। अनुराग भदौरिया साहब, रोहन गुप्ता जी ने बहुत ही मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, गरिमा जी आपके पास आ रहा हूं। आपके चैनल पर लगातार एक चीज गलत चल रही है, प्लीज। नहीं, आपके चैनल पर रिपोर्ट से लेकर अभी तक एक चीज गलत चल रही है, उसको करेक्ट कर दूं मैं। इस देश में 33 लाख एकड़ जमीन रेलवेज के पास है, इस देश में 17 लाख एकड़ जमीन सेना के पास है, और इस देश में 9.4 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास है, जबकि इसका उल्टा चला गरिमा जी आपको सुधार दूं मैं, गरिमा जी आपको सुधार दूं, गरिमा जी जो हमारे चैनल पे चल रहा है, नहीं, हमारे चैनल पे जो चल रहा है वो सरकार के द्वारा दिया गया आंकड़ा है। गरिमा जी आप सुन लीजिए, हमारे चैनल पे जो चल रहा है, हमारे चैनल पे जो चल रहा है, नहीं ऐसे नहीं, मैं हमारे चैनल पे जिम्मेदारी के साथ चल रहा है कि जो भी आप वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जो देख रही हैं, 39 लाख एकड़, वो जो है अमित शाह जी का बयान है, लोकसभा में दिया गया बयान है, आप सुन लीजिएगा। फिर आगे आप सुनना नहीं चाहेंगे तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आप जो 39 लाख एकड़ जमीन है वो अमित शाह जी गृह मंत्री का बयान है लोकसभा में, उन्हीं के आधार पर देखिए नीचे लिखा भी आ रहा है कि स्रोत संसद में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। हमारे चैनल का तरफ से कोई सर्वे नहीं किया गया, कोई प्रॉपर्टी का आकलन नहीं होता, सरकार जो बताती है वही हम करते हैं। अनुराग भदौरिया साहब, एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल, उस पर आऊंगा, आपके पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया साहब, बहुत ही सटीक सवाल पूछा रोहन गुप्ता जी ने कि एक प्रावधान बताइए जो एंटी मुस्लिम हो। भदौरिया साहब, एक प्रावधान बताइए जो एंटी मुस्लिम हो, रोहन गुप्ता जी ने सवाल पूछा है। नहीं, पहले तो एक बात बता दूं कि ये जो रोहन गुप्ता जी कह रहे थे कि जिसमें हाथ रख दो वक्त की हो जाती है, भाई ये क्या मजाक बनाते हैं लोग, मैंने प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि पार्लियामेंट पे हाथ रख देंगे, पार्लियामेंट उनका वक्फ बोर्ड का हो जाएगा, ताजमहल पे हाथ रखेंगे, ताजमहल हो जाएगा, आपके घर पे रख देंगे, आपका घर हो जाएगा। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। क्या लक्ष्मण जी आपके घर पे हाथ रखा किसी ने? आपका घर के वक्फ बोर्ड ने बताया कि आपका घर वक्फ के अंदर आता है? ये जो बीजेपी प्रोपेगेंडा बनाती है ना, जिसमें हाथ रख देंगे उसका हो जाएगा, हमारा तो ऐसा हमने देखा नहीं लखनऊ में जिसमें हाथ रख दिया वक्फ बोर्ड ने और वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई हो। ये प्रोपेगेंडा बनाने की आदत है। दूसरी बात जो इन्होंने बोला कि क्या दिक्कत है, मैंने आपको बोला वक्फ बोर्ड में जो सबसे बड़ी परेशानी है कि आपने गवर्नमेंट प्रबंधन में, वक्फ बोर्ड जो प्रबंधन होता है उसमें आपने सरकारी जो प्रबंधक, जो आपने कलेक्टर है, उसकी ताकत बढ़ा दी है।
तो इसमें कंट्रोल बढ़ा दिया आपने प्रबंधक के ऊपर में, माने वक्फ बोर्ड को प्रबंध करेगा उसकी ताकत कमजोर कर दिया आपने कलेक्टर की ताकत कैसे हुआ? वहां पे ताकत बढ़ा दी। एक बात, दूसरी बात कैसे हुआ? सुनिए, दूसरी बात आपने क्या किया, नॉन मुस्लिम को उनके अंदर में आपने अलाउ कर दिया उसके बोर्ड का मेंबर बनने के लिए। तो कल मान लो 22 हैं, 22 में 10 मुस्लिम है, 12 नॉन मुस्लिम हो गए, तो फिर वो तो कब्जा होगी ना जमीन पे। अगर 22 में से 12 नॉन मुस्लिम हो गए मान लो, तो कब्जा होगी जमीन पे। दूसरी बात जो मैंने इनको बोला कि आपने 300A जो आर्टिकल 300A जो मैंने आपको बोला था संपत्ति अधिकार की सुरक्षा का जो हमारे पास होता है, वो आर्टिकल 14 आर्टिकल 26 की आपने अवहेलना की, उल्लंघन किया है। क्योंकि जो आर्टिकल 26 है हमें धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता हमें दिलाने की बात करता है। आप कंट्रोल करना चाहते हैं उसको, माने सरकार कंट्रोल करना चाहती है। तो ये बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने की बात करती है कि जिस पे हाथ रख देते हैं सबकी हो जाती है। किसकी हो गई भैया? रोहन गुप्ता जी आपकी हो गई। और मजेदार बात लक्ष्मण जी, आज पूरे दिन वक्फ बोर्ड को डिफेंड कौन कर रहा है पता है आपको? या तो एक्स कांग्रेसी है या एक्स समाजवादी है, यही पूरे दिन पार्लियामेंट में डिफेंड कर रहे हैं, टीवी में भी डिफेंड कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को ही चुना हुआ है कि भैया एक्स कांग्रेसी एक्स समाजवादी लोग तुम ही जाके डिफेंड करो। वाह भैया, कमाल है। इस देश में कुछ भी हो सकता है लक्ष्मण जी, पार्लियामेंट के अंदर भी देखो वही डिफेंड कर रहे हैं सारे। रोहन गुप्ता जी संक्षिप्त में जवाब दीजिए, फिर गरिमा जी बोल लीजिए। रोहन गुप्ता जी आपको बाकी 3 मेहमान जुड़े हुए उनके पास जाऊंगा। रोहन गुप्ता ने कहा कि हाथ रख दो। 3 मेहमान और भी जुड़े उनके पास जाना है। रोहन जी 1 मिनट, रोहन जी गरिमा जी है क्या आपका नाम? आपका नाम गरिमा है क्या रोहन गुप्ता? आपका नाम नहीं, उन्होंने मुझे मौका दिया है, आप क्यों रखेंगे अपनी बात? एंकर चला रहे हैं डिबेट को, एंकर है ना। रोहन जी एक मिनट गरिमा जी का जवाब लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। गरिमा जी अपनी बात रखिए, गरिमा जी अपनी बात रखिए। अमित शाह जी जो गृहमंत्री हैं इस देश के, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज एक कमांडर की तरह थी, जबकि एक पिता की तरह भूमिका होनी चाहिए। अभी जो उन्होंने कहा, ऐसे कैसे नहीं मानोगे? कानून पास कर रहे हैं, थोप रहे तुम्हारे ऊपर, कैसे नहीं मानोगे? ये तानाशाह की भाषा है, ये लोकतंत्र में नेताओं की भाषा ऐसी नहीं होती। तो रोहन गुप्ता जी सुन लीजिए, महिलाओं को सम्मान दीजिए, प्रतिनिधित्व दीजिए जो आपकी पार्टी प्रपोज कर रही है। सिंगल महिला हूं पैनल में। देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति होती है, इसका एक प्रोसेस होता है। संपत्ति जो दान करता है, वो दानदाता के ऊपर भी इन्होंने कैप लगा दिया कि 5 साल का नमाजी होना चाहिए, तब वो दान दे पाएगा। आप सोच सकते हैं, अगर आपको कोई दान दे या किसी संस्था को कोई दान दे, आज तक इस देश में लोगों ने आम खाए हैं, पेड़ तो नहीं गिने हैं। ये पेड़ गिन रहे हैं, ये कह रहे हैं 5 साल का नमाजी होगा तभी वो दान दे पाएगा अपनी भूमि वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड की प्रोसेस ये है लक्ष्मण जी कि सर्वे किया जाता है कमिश्नर के द्वारा, अप्रूवल किया जाता है वक्फ बोर्ड के द्वारा, रिव्यू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसके बाद कहीं 2 साल लगते हैं वक्फ को भूमि ट्रांसफर होने में। तो इट इज नॉट एज सिंपल एज रोहन गुप्ता इज सेइंग कि हाथ रख दो और वक्फ बोर्ड की भूमि हो जाती है। दूसरा, मैं यहां पर बहुत पुरजोर तरीके से ये कहना चाहती हूं कि आप लोग जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, आप लोग तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की आपकी नीयत है। आप जो है वोट को इंटैक्ट रखने के लिए ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमने कैसे परेशान कर रखा है दूसरे समुदाय को। अभी जो अनुराग भाई कह रहे थे 12 सदस्य हिंदू नॉन मुस्लिम होंगे इसमें। नहीं, एक सेकंड लक्ष्मण जी, बहुत मौजूद बात कह रही है। 12 सदस्य नहीं है, 12 सदस्य नहीं होंगे, 12 सदस्य नहीं होंगे। मेरे पास ये पूरा बिल रखा हुआ है, इसमें कहीं भी 12 सदस्य की बात नहीं की गई। आप हमारे दर्शकों को गुमराह मत करिए। 2 सदस्यों की बात कही गई है, अलग अलग आर्टिकल 9 में, आर्टिकल 14 में। 12 सदस्य की बात यहाँ पे कहीं नहीं कही गई है। ठीक है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, सबके अपने अपने। अरे भाई, 2 महिला जो है गैर मुस्लिम नहीं सदस्य बोर्ड होगा जिसमें 10 मुस्लिम्स होंगे, उन 10 में से भी 2 महिला मुस्लिम्स होंगी। ये सुनिए ना, तो मुस्लिम महिला मुस्लिम को भी गैर मुस्लिम मान रही है आप बनाए बैठे हैं आप। गरिमा जी, गरिमा नहीं, अरे आप कॉन्ट्रडिक्ट मत करो कि महिला मुस्लिम को आप गैर मुस्लिम मान रही है, इसका समझ नहीं पा रहा मैं। ठीक है, ऐसा अनुराग जी, ऐसा नहीं, आप सभी लोग रोक रहा हूं। ऐसा करते हैं, एक तीसरा पक्ष ले आते हैं जो कि हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब। रिजवी साहब, इस बिल के जरिए जब ये कहा जा रहा है कि वक्फ की संपत्ति छीन ली जाएगी, आपने बिल को पढ़ा, आप खुद मौलाना है, आपका क्या आकलन है?
लगता है रिजवी साहब से हमारा संपर्क टूट चुका है। हमारे साथ अतिकुर रहमान है जो कि इस्लामिक स्कॉलर भी है। रहमान साहब, वही सवाल लेके आपके पास आऊंगा। ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि वक्फ की संपत्ति छीन ली जाएगी इस नए कानून के जरिए, इससे आप कितने सहमत हैं? इसके बाद चर्च और गुरुद्वारों का भी नंबर देखिए लक्ष्मण जी, हमको कहा जा रहा है कि सरकार पर भरोसा रखिए। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान, पिछड़े हुए मुसलमान, मुसलमान महिलाएं जिनको आज तक के उनका हक नहीं दिया गया, इस बिल के द्वारा उनको तमाम लोगों को ये सब, और ये भी कहा जा रहा है साथ साथ में आप ही के द्वारा अमित शाह जी को कोट करके कि लाखों लाख एकड़ जमीन है। तो मुझे तो बहुत खुश होना चाहिए कि ये तमाम जमीनों के ऊपर जब आवक शुरू होगी, जब इनकम शुरू होगी, तो मुसलमान तो बाग बाग हो जाएगा, मुसलमान तो बहुत धनवान हो जाएगा। आप चाहते हैं लक्ष्मण जी कि हम उस सरकार पे भरोसा करें जिस सरकार में अनुराग ठाकुर आज इस बिल की पैरवी करते हुए कह रहे थे, और वो ये शख्स हैं जो मुझे पहले ही ठहरा चुके हैं कि मैं गद्दार हूं और इसको गोली मारी जानी चाहिए। आप चाहते हैं कि अनुराग ठाकुर की बात पर मैं भरोसा करूं कि ये हमारी संपत्तियों को रेगुलेट करके मुसलमानों को, पिछड़े हुए को, पसमानदाओं को ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अरे लक्ष्मण जी, एक सवाल रोहन गुप्ता जी से पूछिए, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसको अपोज कर रहे हैं, और ये हमारी वक्फ की संपत्तियों को रेगुलेट करके मुसलमानों का उद्धार करना चाह रहे हैं। ये कौन सा मजाक है लक्ष्मण जी? ये कौन सा मजाक है? ये प्रधानमंत्री जो बड़ी सभा के अंदर मुझको कहते हैं कि ये ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला है, ये घुसपैठिया है, कांग्रेस सब हिंदू भाइयों की गाय बछड़े लेकर इसको दे देना चाहती है, उस सरकार के इस बिल पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। चलिए, तो ये रहा रोहन गुप्ता जी, आप इस्लामिक स्कॉलर्स। हाँ, अतिकुर रहमान साहब का भी जवाब दीजिए, और साथ में गरिमा जी ने भी आपसे सवाल पूछा था उसका भी जवाब दीजिए, ताकि उनको लगे कि हाँ जो स्पेसिफिक सवाल उसका जवाब उनको मिल गया, ताकि उनके पास अलग मुद्दा लेकर, हालांकि जब हम लोग चर्चा लेकर चल रहे थे, जब हम लोग चर्चा करके चल रहे थे, तो चुपके से गरिमा जी एक बात बोल गई, मैं सुन लिया, पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना, कि इसके बाद गुरुद्वारों का भी नंबर आने वाला है। उस पर मैं आगे आऊंगा, लेकिन ये जो डर है उस डर को दूर करें। कोई नहीं बचेगा, चर्च, गुरुद्वारे और पता नहीं किस किस का नंबर आएगा। बीच में मत बोलिए, हो गया अभी, आप मैंने आपको सुन लिया। आप जमीन रहमान जी, आज एक मत बोलिए, आप गरिमा जी एक मिनट बोल लेते हैं, गरिमा जी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। अब आप ही इनके बाद आप ही का नंबर। जी ने बहुत अच्छी बात की, हमारे साथ अवधेश जी हैं, अवधेश जी के पास चलेंगे। मैं उनकी इज्जत करता हूं। एक चीज हम बात करते हैं कि बिल में क्या लिखा है, एक हम तथ्यों की बात करें। मैंने सवाल पूछा कि बिल में एक भी चीज बताइए कि जो एंटी मुसलमान हो और वो करे, उसका कोई जवाब नहीं दे पाया। अब उन्होंने बात की परसेप्शन की, अब मैं उसके ऊपर आता हूं। देखिए, यही समझने की जरूरत है। जब ट्रिपल तलाक बिल आया, बीच में मैं आपके बीच में नहीं बोला, ट्रिपल तलाक बिल जब इंट्रोड्यूस किया, तब यह क्या कि मुसलमानों के खिलाफ है? मुझे बताइए आज तक क्या दुरुपयोग हुआ पूरे देश में? ये तो महिलाओं के फायदे की बात हुई। दूसरी चीज, और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब सीए एनआरसी आया तब भी इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया, हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हो गया क्या? किस बात पे आपके? सुनिए, बीच में मत बोलिए ना। ये लक्ष्मण जी, ये क्या बीच में बोल रहे हैं? ये क्या तरीका है? इस बात पे आपके ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? आपने जो मुद्दा उठाया उस मुद्दे का जवाब ले लेने दीजिए, अच्छा लगेगा। आपके दर्शक जो हैं, हमारे दर्शक भी सही से सुन सकें कौन क्या कहना चाहते हैं। एक मिनट आपको बस आऊंगा। देखिए, जब सीए हुआ तब भी उन्होंने उसका बताया, प्रोपेगेंडा बनाया। आज तक कोई दुरुपयोग नहीं हुआ। 3 ट्रिपल तलाक की बात की, उसका भी दुरुपयोग नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा अतिकुर जी कि पूरे देश में जिस प्रकार से आज तक वक्फ बिल का दुरुपयोग हुआ, जिससे गरीब मुसलमानों को कभी भी उनका अधिकार नहीं मिला, इतनी ज्यादा संपत्ति होने के बाद भी सिर्फ 160 करोड़ उसकी इनकम हुई। ये कौन बीच में बोल रहा है? ये लक्ष्मण जी क्या तरीका है? नहीं, उनकी आवाज नहीं जा रही, आप बताइए। नहीं, चुप होगा, आपको उनकी आवाज नहीं जा रही, आप बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं, अतिकुर जी को मैं एक जवाब देना चाहूंगा कि आज तक मुसलमानों का शोषण हुआ है।
आप मैं बता दूं, आप जब ये बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के 32% जो लाभार्थी हैं वो मुस्लिम भाई बहन हैं, तो वहां पे कौन सा उसमें वेरिएशन हो गया? उज्ज्वला योजना का आंकड़ा निकाल लीजिए, 31% बहनें उज्ज्वला योजना में मुस्लिम बहनें, वहां पे कहां उनके ऊपर डिफरेंस हो गया? आपको समझना पड़ेगा, ये लड़ाई तुष्टीकरण के खिलाफ है। आज तक मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी और ये पार्टियों ने तुष्टीकरण किया, पर ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं किया। जवाब ले लीजिए। उसके सामने आज ये बिल जो अतिकुर रहमान साहब आपके पास आऊंगा। रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता जी, एक मिनट में जरा अवधेश कुमार जी के पास जाओ। आखिरी चीज लक्ष्मण जी, 30 सेकंड। आपने अभी बात की दुरुपयोग की। कर्नाटक में विजयनगर करके जगह है, 91 साल से जो विरासत की जमीन थी, आज उसके ऊपर टाइटल के ऊपर डाल दिया। वो बेचारा परिवार आज भी घूम रहा है। बिशप जो केरला की बात की, 600 एकड़ जमीन पे आज भी वो परिवार, वक्फ बोर्ड ने अपना जो ऑर्डर डाल दिया उनकी जमीन के लिए, आज भी वो घूम रहे हैं। कल मैं सुन रहा था अजमेर शरीफ दरगाह के जो मौलवी बोल रहे थे, उनकी जमीन पे भी वक्फ में कब्जा डाला। क्या ये जो गलत चीजें हो रही है उसको रेगुलराइज करना? अनुराग भदौरिया साहब को निकलना है। मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं अतिकुर रहमान, अवधेश कुमार जी आपके पास आऊंगा। एक मिनट, अनुराग भदौरिया साहब को बाहर निकलना है, थोड़ा उनका रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं जी। अनुराग जी। हाँ लक्ष्मण जी बहुत बहुत सॉरी, चूंकि मुझे निकलना इसलिए जल्दी बोल दूं। मैं कह रहा हूं कि इनकी किस बात पे यकीन करूं? इन्होंने बोला था किसान बिल आएगा, किसान खुशहाल हो जाएंगे, किसान की इनकम दोगुनी होगी, तो क्या हो गई? क्या उनकी लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है? किस बात पे यकीन करूं? इन्होंने कहा नोटबंदी करेंगे तो काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या हो गया? क्या काला धन खत्म हो गया? किस बात पे यकीन करूं? इन्होंने बोला था हम आएंगे तो महंगाई बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी, और इस देश के अंदर में, इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी और डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा। आज क्या हालत है? कहां रुपया है, कहां डॉलर इन्होंने पहुंचा दिया? किस बात पे यकीन करें? आपने तो कहा था कि हम खुशहाल बना देंगे, बेरोजगारी का एकदम नामो निशान नहीं रहेगा। अब छोड़िए, आपकी बात पे अब देश की जनता यकीन नहीं करना चाहती, इसलिए आपको 240 पे सिमटा है, इसलिए आप परेशान हैं कि आपको वोट तुष्टीकरण का वोट, आप तुष्टीकरण आप कर रहे हो। अब देश के में धर्म के नाम पे राजनीति करके आप देश के अंदर में नफरत की राजनीति को जन्म दे रहे हो, तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। आप शर्म आनी चाहिए। आप देश को आगे ले जाने की बात नहीं कर रहे हो, आप बीजेपी को आगे ले जाने की बात कर रहे हो। सत्ता कैसे मिलेगी? एक मिनट हमारे साथ बांटो, राज करो पे आपने नीति अपना रखी है, चिंता की बात है। अनुराग भदौरिया साहब, मैं आपको बीच में रोकूंगा, चूंकि काफी लंबे समय से हमारे साथ पैनल में है वरिष्ठ पत्रकार है अवधेश कुमार जी, वो इस पूरे डिबेट को सुन रहे हैं। अवधेश कुमार जी, ऐसा क्यों होता है कि भाजपा जब भी कोई ऐसा बिल लाती है तो भाजपा के ऊपर आरोप लगता है कि एंटी मुस्लिम है? भाजपा लाख सफाई दे, लेकिन इस आरोप को या इस छवि को हटाने में बहुत हद तक सफल हो नहीं पाती है, भले तथ्य कुछ और क्यों न रहे। उससे फर्क क्या पड़ता है? अगर 2024 के लोकसभा चुनाव फर्क क्या पड़ता है या फिर फायदा ही होता है? और महाराष्ट्र को नहीं यही तो बता रहा हूं ना कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम और महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम हटा दीजिए, अगर ये दोनों जगह भाजपा अगर थोड़ा ठीक कर जाती तो फिर 300 क्रॉस कर जाती। तो इसीलिए ऐसा है कि इसके दुष्प्रचार, ये जो प्रचार है ये अब देश की जनता समझ गई है। देखिए, मुसलमान हो या हिंदू हो, हमारे देश में धारणा थी कि 1985 में शाहबानो के एक छोटा सा मामला जो 138 रुपया कोर्ट ने उसके पति को कहा था कि आप दीजिए पर मंथ, उसको नहीं दिया, उसके लिए एक कानून बना। उसके बाद देश के मुस्लिम संगठनों ने सड़क पर उतरकर इतना दबाव बनाया कि वो कानून वापस, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को जो है रद्द करने के लिए आपने कानून बना दिया। तब से हमारे देश में यह हो गया कि मुसलमानों के अंदर कोई भी कुरीति हो, कोई भी ऐसा विषय जो मजहब से संबंधित नहीं हो, मजहब के नाम पर हो रहा हो, जैसे वक्फ बोर्ड को मजहब का विषय बना के पेश किया जा रहा है, कुछ भी हो उसको टच मत करो। अब इसके कारण एक मेंटालिटी बनी हुई थी कि भैया सब कुछ हमारे मजहब का विषय है। तो अब नरेंद्र मोदी सरकार ने धीरे धीरे उन विषयों को टच किया है। धीरे धीरे मुसलमानों के अंदर भी समझ में आ रहा है, हिंदुओं को भी समझ में आ रहा है जो भाजपा विरोधी थे कि ये सब इस्लाम का, मजहब का विषय नहीं था। इसके नाम पर वोट के लिए मुसलमानों के अंदर भी जो प्रभुत्वशाली, प्रभावशाली, कट्टरपंथी तबके हैं उनको परिपोषित किया जाता था। अब वक्फ बोर्ड में जो बता रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, 49,000 तो मुकदमे दर्ज हैं, अगर गलती हुआ ही नहीं है। 10,000 केवल मुसलमानों के द्वारा वक्फ के प्रॉपर्टी पर मुकदमे हैं। और कांग्रेस की प्रवक्ता करें कि 13 में तो हम चले गए थे। आपने तो ऐसा कानून बना के दे दिया था कि उसके बाद वो किसी संपत्ति पर सच है ये
किसी भी संपत्ति पर वक्फ दावा कर दे तो क्या उस कानून के तहत उस दावा का कहां विरोध करके जाएगा कोई? ट्रिब्यूनल के बाद क्या सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार है लोगों को? जब है ही नहीं तो आदमी क्या कर सकता है उसमें? तो आप जो बात, तीसरी बात जो आ रही है इस समय कि भारतीय जनता पार्टी, मैं ये मान रहा हूं, आज जो मैंने देश का दृश्य देखा है लक्ष्मण जी, मैं समर्थन में उतर रहे मुसलमानों को भी देख रहा हूं, विरोध में उतर रहे मुसलमानों को देख रहा हूं। पूरे देश में कहीं भी भारी संख्या में मुसलमान कोई नहीं उतरा है। लगभग समर्थन और विरोध की टीवी पर आ रही संख्या लगभग बराबर है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप साहसपूर्वक ईमानदारी से किसी व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाने का कदम उठाते हैं तो लोगों की समझ में आती है। और जो लोग विरोध में थे, आप अजमेर से देख लीजिए क्या बयान आ रहा है। कई मुस्लिम उलेमा और समर्थन में आ रहे हैं कि भाई बिल में अगर ये इस्लाम विरोधी नहीं है तो हम विरोध क्यों करें? क्योंकि दूसरी बात यह भी समझ में आ गई कि हम जो विरोध कर रहे हैं, अभी तो एक कानून बनना ही बनना है। अभी थोड़ी देर में वो कानून पारित हो जाएगा, कल राज्यसभा से पारित हो जाएगा, तो कानून तो इसको बनना है। तो कम से कम अब तो हम झूठ ना बोले। तो इस समय की परिस्थिति है कि अगर अखिलेश जी खड़े हुए, मैं तो आपसे एक देश से पूछ रहा हूं, अखिलेश जी ने वक्फ विधेयक पर कितनी बात बोली है? बीजेपी पर बोलना शुरू किया, कांग्रेस के उप नेता बोलने के लिए खड़े हुए, केवल कहे कि ये सब गलत बोल गए। एक भी ऐसी धारा का उल्लेख सही तरीके से नहीं किया है जिससे साबित किया जा सके कि ये एंटी इस्लाम है या एंटी मुस्लिम है। जब वक्फ बिल्कुल ये एक केवल गरीब आपने उठाया कि इस पे बहस के दौरान जो तथ्यात्मक तरीके से कहें, सुनिए हाँ इनका किसी ने जवाब देना चाहूंगी। देखिए हाँ, अमित गर्मा जी आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा गृह मंत्री ने, हूं, आपके पास ही आऊंगा। गृह मंत्री ने, आपके पास ही आऊंगा। हाथ रखिए, अपने प्रोफेशन को बदनाम मत करिए। जो बयान दिया नहीं, बीच में नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं। आप 3 बार बोल चुकी है। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। गर्मा जी आपके पास आ रहा हूं मैं, एक मिनट जरा, मैं किसी के बीच में बात नहीं शुरू कर लेने दीजिए। धर्म रखिए थोड़ा सा। मैं इतनी देर चुप नहीं बैठने वाला हूं। इस देश में सुनिए, इस देश में मैं पूछ रहा हूं, 1995 में वक्फ बोर्ड अस्तित्व में आया है, क्या उसके पहले इस्लाम खतरे में था? ये वक्फ काउंसिल 1995 में अस्तित्व में आया है, क्या उसके पहले देश में सेकुलरिज्म मरा हुआ था? ये 1995 और 2013 का एक कानून बना करके और देश में प्रभुत्वशाली वर्गों की जमीन को कब्जा करके कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करते हैं अवधेश जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और डिबेट को यहां तक लेके जाएं कि संपत्ति अगर है, इसको रेगुलराइज किया जाता है तो आपत्ति क्या है। दूसरा एक बड़ा मामला ये उठता है कि संपत्ति के जरिए कहीं धार्मिक कामकाज में दखल की बात तो नहीं है। जो पहले संपत्ति है, जिसपे मस्जिद बन चुका है, ये भी डर है, जताया जा रहा है कि वो भी संपत्ति छीन ली जाएगी। बहुत सारे इफ एंड बट्स यहाँ पे चल रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लौटते छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा। ब्रेक के बाद एक फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि वक्त बदला है, वक्त बदल रहा है, तो फिर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है। गरिमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। गरिमा जी, मैं बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ। ये सवाल मैंने अवधेश जी से भी पूछा था, भाजपा के प्रवक्ता से पूछा था, आपसे ही पूछ रहा हूँ कि जब भी कोई बिल लेकर के भाजपा आती है इस तरह के, तो आप लोग इसको एंटी मुस्लिम करार देते हैं और ये डर जताया जाता है कि इससे पूरे मुस्लिम समुदाय खतरे में आ जाएगा, सड़कों पर उतर जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल है जहां पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और अब फिर से आपके इस डर पे कैसे भरोसा करे वो अल्पसंख्यक समुदाय? इसके पीछे आपके पास क्या दलील है और कोई ठोस तथ्य आप क्या दे सकती हैं कि वाकई वक्फ की संपत्ति का, जो कि धार्मिक उद्देश्य के लिए समर्पित किया जाता, दान दिया जाता, उसी उद्देश्य से उसका इस्तेमाल भी हो रहा है? इसके कोई आंकड़े कहीं दिखते नहीं है। विवाद ये भी है। देखिए लक्ष्मण जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी इनके माइनॉरिटी मिनिस्टर थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट पेश किया था और उसके अलावा उन्होंने राज्यसभा में भी एक बयान दिया था कि 6,40,000 वक्फ संपत्तियां हैं और लगभग 99.9 का डिजिटलाइजेशन हो चुका है, जियो टैगिंग हो गई है, जीपीएस मैपिंग हो गई है। ये मुख्तार अब्बास नकवी जो भाजपा के मंत्री थे, उनका बयान है। अब अगर ये सब हो चुका है तो मेरा सवाल ये है, फिर इसका दुरुपयोग कैसे हो सकता है?
जीपीएस आपने मैपिंग भी कर ली, जियो आपने टैगिंग भी कर ली, डिजिटलाइजेशन भी कर दिया, आपको सब पता है कि कहाँ किसकी भूमि है, कहाँ कितना दुरुपयोग हो रहा है। और बार बार जो अवधेश जी ने कहा, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है 2013 में तो हम चले गए। अवधेश जी, क्या 303 की मेजॉरिटी नहीं लाई उसके बाद भाजपा? ऐसा कानून बना दिया था क्या हमने कि जिसको पलटा नहीं जा सकता था? अगर इतना बड़ा दुर्दशा हो रही थी, मेरा मतलब है आप लोग बार बार मुस्लिम्स की दुर्दशा की तो बात कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या सारी संपत्ति जो अडानी अंबानी के लिए सारी नीतियां बना रही है भाजपा, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? आपने लक्ष्मण जी मुझसे सवाल किया कि हम इसको उस तरफ क्यों ले जाते हैं, क्योंकि हम केवल मोदी सरकार से कहना चाहते हैं और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। गंगा जमुना साफ करनी रह गई, अभी गांव जो गोद लिए थे उनका कायाकल्प करना रह गया, अभी किसानों की आय दुगनी करनी रह गई, अभी स्मार्ट सिटी जो 100 आपने प्रॉमिस की थी वो करनी रह गई, जो बेरोजगारी को आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था वो देनी रह गई है, अभी आपने जो रुपया डॉलर के बराबर माना था वो करना रह गया। तो सब कुछ को बैक बर्नर पे डाल के जो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के तौर पर मोदी जी कसीदे पढ़ते थे या दावे और वादे करते थे अच्छे दिन के और विकास के, हम वो याद दिला रहे हैं कि वो बैक बर्नर में डालकर रोहन गुप्ता जी, जब मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने मंत्री रहते सुप्रीम कोर्ट में ये बोल दिया कि इतनी सारी संपत्ति की जीपीएस मैपिंग हो गई, जियो टैगिंग हो गई, फिर भाजपा ये क्यों कह रही है कि बहुत सारी संपत्ति जो है वो अभी रेगुलराइज नहीं हुई है? जब उतनी सारी संपत्ति हो गई तो ये भी हो जाएगी, तो इसके लिए पूरे कानून को लेकर बदल के उसका फिर से सर्वे करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर लक्ष्मण जी ऐसा है, अगर कोई आप जब सुधार करते हैं, ठीक है, पुराने लॉ में इसको कंपलसरी नहीं था, अब डिजिटाइजेशन को कंपलसरी कर रहे हैं कि जिससे जो भी प्रॉपर्टी के, देखिए 3 आयाम है। मैं आपको अब इसको हम एक चीज तो ये डिबेट में साबित हो गई कि एंटी मुस्लिम पहली बात। दूसरी बात, अब जो मुख्य मुद्दा आ रहा है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आ रहा हूं उसी पे। आप बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपने कहा महिला है, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं। आप जब बोल रही थी तो मैंने रोहन गुप्ता जी को चुप करा कर बैठाया था। आप भी चुप हो जाइए, सुन लीजिए, तभी तो अच्छे से डिबेट हो पाएगा। क्या तरीका है आपका? रोहन गुप्ता जी, मैं भी बोल सकता हूँ बीच में, मैं तो नहीं बोला। नहीं, गर्मा जी एक मिनट शांत हो जाइए, आपका नाम भी गर्मा है, गर्मा का ख्याल रखिए और रोहन जी को बोलने दीजिए। बीच में बोल सकता था। 3 मुद्दे रोहन जी हैं। आप बोलिए। अगर उसके लॉ को प्रावधान, अभी करंट लॉ में डिजिटाइजेशन इज नॉट कंपलसरी, यही कहा गया है कि अब जो भी प्रॉपर्टी अब होगी डिजिटाइजेशन कंपलसरी होगा। दूसरा, काफी विवादित प्रॉपर्टी है, अभी जो अमित शाह जी ने कहा वही कहा कि आज वक्त में अपनी, जो जैसे मैंने आपको विजयनगर का एग्जांपल दिया, या जो कैथोलिक बिशप ने जो कहा कि 600 एकड़ जमीन ये सारी विवादित जगह है, आज उसके ऊपर जब ट्रिब्यूनल ने अपना जो लॉ पास कर दिया, उसके ऊपर जब सिविल में चैलेंज का हाईकोर्ट में आपका ऑप्शन है, ये सारी चीज भी क्लैरिटी होगी। तो ये जो है उसको सुधार की नजर से देखना है। मैं चैलेंज के साथ वापस कहता हूं लक्ष्मण जी, पूरी डिबेट में अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी ये नहीं हुआ, अरे आप वक्त पे बात करिए ना, कैसे एंटी मुस्लिम है? आपने ट्रिपल तलाक को भी एंटी मुस्लिम कहा था, एनएचए एनआरसी को भी एंटी मुस्लिम कहा था, और पूरे देश की जनता ने मुंह तोड़ आपको जवाब दिया। सारे चुनाव के चुनाव आप हारते जा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे। अतिकुर रहमान साहब से पूछते हैं आपको कभी जीत नहीं दिलाएगी, मुस्लिम कैसे? तुष्टीकरण की राजनीति से आपकी हमेशा हार होगी। नहीं, सब कुछ एक सेकेंड, ये पूरे देश में हर मर्ज की एक ही दवा है भाजपा के पास, वो है हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान और हिंदुस्तान पाकिस्तान। इनके हर मर्ज की यही दवा है, इनके पास और कोई इलाज है नहीं। अतिकुर रहमान साहब ठीक है, अतिकुर रहमान एक मिनट गर्मा जी, की संपत्तियों को रेगुलराइज करना चाहते हैं, पीएम केयर फंड का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, ये कैसे गारंटी देंगे देशवासियों को? अतिकुर रहमान साहब, इन दोनों को शांत कर दीजिए, 1 मिनट जरा अतिकुर रहमान साहब का क्वेश्चन। अतिकुर रहमान साहब, आप तो कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं, मैं आपसे बहुत ही सीधा सवाल पूछता हूं कि एक सॉवरेन कंट्री है, एक सरकार होती है, जब भी कोई संपत्ति, नहीं इस पे आऊंगा, आप दीजिए। अतिकुर रहमान साहब, एक संपत्ति है, संपत्ति के रख रखाव का कोई ना कोई फाइनल तो अथॉरिटी होगी। किसी की कोई संपत्ति उसने दान में दिया है, ये साबित हुए बगैर उसकी संपत्ति को वक्फ में शामिल कर लेना, वो कहीं से नेचुरल जस्टिस को तो नहीं ये चरितार्थ करता है। दूसरा जो मेरा सवाल बार बार है, मैंने गरिमा जी से पूछा कि जो भी वक्फ को संपत्ति दी जाती है उसका मकसद ही यही होता है कि धार्मिक उद्देश्य के जरिए उसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उस संपत्ति को लीज पर दे करके शॉपिंग मॉल खोलना कहाँ से धार्मिक उद्देश्य है? या फिर आप लोग, या फिर वक्फ बोर्ड जो है ऐसा क्यों सर्वे करा के नहीं रखती कि हमने इतने संपत्ति पाया जी और इसका हमने इतने पे स्कूल बनाया, मदरसा बनाया, इतने पे मस्जिद बनाया, ताकि बताया जा सके उस संपत्ति का हमने वाजिब इस्तेमाल किया है।
देखिए लक्ष्मण जी, इसका तो उदाहरण हमारे पास साफ सुथरा मौजूद है। अब तक के सुप्रीम कोर्ट में जितने भी टेम्पल ट्रस्ट के घोटाले सामने गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपना ओपिनियन ये दिया है कि जो भी टेम्पल ट्रस्ट के अंदर घोटाले हुए हैं, गमन हुआ है, पैसों की हेराफेरी हुई है, उन चीजों को ठीक करना, उसमें से करप्शन को निकालना, खत्म करना, उसमें अच्छे ऑफिशियल्स को कायम करना सरकार की जिम्मेदारी है। और ये करप्शन की सारी चीजें खत्म करने के बाद में टेम्पल ट्रस्ट को वो चीज वापस कर देना, ये सुप्रीम कोर्ट के अपने बहुत सारे निर्णय आपके सामने हैं। यही चीज वक्फ बोर्ड पे भी लागू हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये है, अब ये तो वही चीज लागू करने के लिए अब अगर एक्ट में बदलाव किया जा रहा है तो इसमें आपत्ति क्यों है? नहीं वक्फ पर इन्होंने उत्तर नहीं दिया। नहीं लक्ष्मण जी, ऐसा है, आपने इनसे पूछा था वक्फ के बारे में, वक्फ पे उत्तर नहीं दिया। उत्तर नहीं दे रहे। सुनिए क्या क्या ऐसा कोई बीच में नहीं सुनिए बीच में कैसे आप क्या हिंदू बोर्ड या हिंदू काउंसिल कोई है क्या देश में? सवाल पूछा आपने, उसका जवाब नहीं दिया। तो हमारे बाकी पैनलिस्ट आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सुई कहीं चुभा, चुपती कहीं है। बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार इनको चुभ रही है। सवाल मोदी सरकार से और अमित शाह से पूछे जा रहे हैं, सवाल रोहन गुप्ता से पूछे जा रहे हैं। रोहन गुप्ता जो है मस्त मौला बैठे हुए, क्योंकि वो अपने साथ में चलने लगे अवधेश कुमार के रूप में। अवधेश कुमार बैठे तो हैं सारे सवालों के सवाल करने के लिए कांग्रेस से। और नहीं, मेरा सवाल बहुत ही साफ था। 30 सेकंड अतिकुर रहमान साहब को बोलने दिया जाए। 30 सेकंड मांग रहे हैं अतिकुर रहमान साहब, उनको बोलने दिया जाए। फिर अवधेश जी आपके पास आऊंगा। अतिकुर रहमान साहब 30 सेकंड शुरू होता है आपका। धन्यवाद। रोहन जी इस बात का जवाब दें, जो अमेंडेड बिल है इसके अंदर आया है, नो सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट ऑन बिहाफ ऑफ द वक्फ which have not been registered shall be instituted, commenced, heard, tried or decided by any court after 6 months of the commencement of this bill. ये कितना डेमोक्रेटिक है, ये कितना एनार्किक है, ये कितना आर्बिट्ररी है, बताइए रोहन गुप्ता जी। रोहन गुप्ता जी बताइए। देखिए, पहली बात जो आपने कहा पढ़ा, अभी आपने मंदिर ट्रस्ट पे सवाल उठाया। मैं आपको एक और सवाल उठाता हूं कि 75 साल में मुझे बताइए कौन सी हिंदू संस्था थी जिसको ये अबाधित अधिकार था कि जहां पे उनको लगता है कि अपना अधिकार है वहां पे अपना रुमाल रख दे, वो जमीन उनकी हो जाए? ये कौन सा हिंदू संगठन था 75 साल में जहां पे उनके जो ट्रिब्यूनल अलग से स्थापित किया गया न्याय तंत्र के सिवा? ये कौन सा? मैं उसी पे आ रहा हूं। नहीं, मैं आप मुझे जवाब दीजिए ना। आप, मैं जवाब भी दे रहा हूं आपको। मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि जहां पे ट्रिब्यूनल को जो है इतना पावर है कि आप उसको न्याय तंत्र में चैलेंज नहीं कर सकते हैं? अभी उसको न्याय तंत्र की एम्बिट में लाया गया है कि अगर कोई ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर है उसको हटाया नहीं गया है, उसके ऑर्डर से अगर कोई खुश नहीं है तो हाईकोर्ट में उसको सिविल ऑर्डर की तरह अपील करने का मौका दिया गया है। उसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इट हैज टू बी अंडर एबिट ऑफ अवर न्याय तंत्र। आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप जो परसेप्शन की बात कर रहे हैं, ये कॉन्क्रीट उसका जवाब है कि हर चीज देश के संविधान के अंडर में होना चाहिए। उस पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर वक्फ बोर्ड ने सही किया है तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। वो अपने डॉक्यूमेंट पेश करेंगे और अपना दूध का दूध पानी का भी करेंगे। अगर नहीं है तो उनका जमीन नहीं होगा। समय कम है, अब समय कम है। रोहन गुप्ता जी 1 मिनट में गरिमा जी के पास चलता हूं, फिर अवधेश जी के पास चलूंगा। गरिमा जी, वो परिवार आज भी अपने लॉन डॉक्यूमेंट को क्लियर करने के लिए घूम रहा है। ये दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। ये देश के संविधान की बात है। गरिमा जी, आप जिनके लिए लड़ रही हैं वो समुदाय खुद सड़क पर उतर के कह रहा है कि ये बिल वाकई में आना चाहिए। केरल के चर्च ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं ये बिल आना चाहिए, लेकिन फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। बिल पारित हो रहा है, कानून की शक्ल ले रहा है, तो यहां से आगे की रणनीति आपकी पार्टी की क्या होगी? देखिए, हम सिर्फ एक चीज के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी समुदाय के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम एक चीज के लिए लड़ रहे हैं और वो है देश का संविधान। और ये जो बिल ला रहे हैं, इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ 26, violation of Article 14, violation of Article 15, violation of Article 25, violation of Article 30। तो जब वायलेशन हम कहीं पर देखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसा कि मेरे नेता गौरव गोगोई ने कहा कि ये डाइल्यूट करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ये डिफेंड करना चाहते हैं लोगों को, और भ्रामक खबर जो आपके वहां पर सूचना जो इन्होंने दी डिबेट के दौरान
पहली कि रुमाल रख दो और वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। इतना सिंपल नहीं है, मैंने आपको प्रोसेस बताई कि इट टेक्स मिनिमम 2 years फॉर अ प्रॉपर्टी टू बी ऑफ वक्फ बोर्ड। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें इन्होंने भ्रामक जानकारी दी कि महिलाएं नहीं होती थी। 2013 के अमेंडमेंट के बाद ही महिलाओं का प्रयोजन हो गया था संशोधन में कि महिलाएं हो सकती हैं इस बोर्ड में। और उसके अलावा तीसरा कि ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता है, उसके विरोध में कोई कहीं अपील नहीं कर सकता। ये अवधेश कुमार ने भी कहा। बोथ ऑफ देम स्टैंड रॉन्ग बिकॉज इस हजारों प्लीज जो है वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है, जो ट्रिब्यूनल के वो सारे रिट प्लीज हैं। क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रही हैं? इनके पास हर वर्ष की एक दवा है। आप मिसगाइड कर रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। आप ये बोल रही है कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को चैलेंज करने का झूठ बोल रही हैं। और जो लगातार चैनल में चल रहा है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप ये कहना चाह रही हैं कि करंट लॉ में ट्रिब्यूनल का जो वक्त ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को चैलेंज हाईकोर्ट में कर सकते हैं? आप ये कहना चाहती हैं? आप ये कहना चाहती हैं? उसमें लक्ष्मण जी इन्होंने मुझे आप बताइए, देखिए पत्रकार को इसको एक तरफ तथ्यात्मक रूप से बहुत सही सुंदर कर दीजिए गरिमा जी, इसको आवाज में दिखा तथ्यात्मक रूप से दिया सही कि कर दिया अवधेश जाए कुमार भाजपा कि का हिस्सा है, ट्रिब्यूनल बीच में के गरिमा दत्तौनी को फैसलों टारगेट कर रखा है और दोनों तरफ से ये ट्रिब्यूनल के भौंक रहे हैं मेरे फैसलों ऊपर। को रिट के लक्ष्मण आधार जी, पर मैं रिट के लास्ट तौर बात पर कहकर अपनी इसको बात खत्म कर ऊपरी रही हूं। अदालत में लक्ष्मण जी, मैं सुनवाई खत्म की जा कर रही सकती थी, हूं। सिविल लक्ष्मण जी, मैं कोर्ट खत्म सिविल कर मामलों रही में हूं। नहीं। हाँ 30 सेकंड देता हूँ, फिर अवधेश जी के पास कर रही जाऊंगा। हूँ। जी, आप इनको करेक्ट करिए। 2009 झूठ का फैला रही हैं। मैनिफेस्टो ये झूठ फैला रही रोहित, हैं। ऐसा है ना, रोहन It is गुप्ता not अभी नए नए गए हैं चैलेंजेबल। भाजपा में। इनको नहीं, करेक्ट इन्होंने करिए। रोहन आप- गुप्ता आप क्योंकि ये अभी नहीं कर नए सकते नए कि भाजपा में गए हैं, तो चलिए, इन्होंने अब हमारे पास भाजपा समय बिल्कुल खत्म हो रहा है, पहले समय सही खत्म हो रहा है। अवधेश जी एक लास्ट कमेंट 15 सेकंड में, फिर 10 सेकंड रोहन गुप्ता जी आपके पास जाऊंगा। अवधेश कुमार जी, जितने सारे आपत्तियां, जितने सारे विसंगति वक्फ बोर्ड के संचालन में जताई जा रही थी, आपको लगता है कि उस विसंगति को दूर करने में यह बिल वाकई कामयाब होगा, या फिर भाजपा को इससे ज्यादा कठोर बिल लाना चाहिए, या फिर यहां पे कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखिए भाजपा? अवधेश जी नहीं, देखिए आपने 35 मिनट तो हमको बैठा दिया, अब 15 सेकंड में कह रहे हैं इन लोगों को। देखिए ऐसा है कि आप तो टीवी समझते हैं, पत्रकार हैं, जिस प्रकार का बिल चाहिए 20 नहीं, फिर भी बीच में बुलवाना चाहिए था। बीच जैसा है कि ये जो बिल आया है ये तत्काल उस दिशा का एक कदम है, वक्फ की पूरी व्यवस्था को न्याय संगत, शुद्ध इस्लामी और उसके लोकतांत्रिकरण का एक प्रगतिशील कदम है। ये पूर्ण नहीं है अभी, क्योंकि पूर्ण नहीं है। रोहन गुप्ता जी, जितने सारे आरोप लगे हैं वो आरोप जमीन पर ना दिखें, ये बिल संतुलित दिखे, इसके लिए क्या रणनीति रहेगी आपकी? 10 सेकंड रोहन गुप्ता देखिए, जी। बिल्कुल रणनीति की कोई बात नहीं है। मैं लक्ष्मण जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भी आज पूरा देश आपकी डिबेट देखता है, हमारे मुस्लिम भाई बहन भी डिबेट देखते हैं, मेरा सबसे विनती है कि इसका एक ड्राफ्ट पढ़ ले, और ये तय करे कि इसमें कहां पे किसी की मस्जिद लेने का प्रावधान है, कहां किसी की दरगाह लेने का बिल्कुल प्रावधान है। बयानों पे ना जाएं, व्हाट्सएप से आए हुए मैसेज पे ना जाएं, बिल की कॉपी को देखें और फिर यह तय करें कि आपके पक्ष में, विपक्ष में तो कई सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी आपत्ति को वहां पे दर्ज करा सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।